अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने सुना, मौलाना फजलुर रहमान साहब जिनका मरकज़ी किरदार है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में हिज़्ब इख्तिलाफ की जो इत्तेहाद है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दे दें, वरना 1 फरवरी से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया जाएगा। अब याद रहे कि पहले PDM के लीडरान का कहना था कि जनवरी में ही इस्तीफ़ों का सिलसिला देखने को मिलेगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का नहीं, उनका अपना। लेकिन अब इसको कुछ फरवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन कहते हैं कि ये न्यूक्लियर ऑप्शन है। मरीम नवाज साहिबा की बात तो आपने खुद सुन ली। अब दूसरी जानिब, इससे पहले कि हम शराजी साहब की राय शामिल करें, ज़रा सुन लेते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का क्या कहना था। उन्होंने अपना जो तजर्बा था कंटेनर्स का 2014 का, उस पर टच करते हुए एक ज़रा अहम बात कर गए, एक निजी चैनल से बात करते हुए। लेट्स वॉच। वो लॉन्ग मार्च कर दें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफा मुझे देना पड़ेगा या इनको देना पड़ेगा। मैं एक चैलेंज करता हूँ जी कि ये हफ्ता गुजार गए ना यहाँ, मैंने तो 4 महीने 126 दिन गुजारे थे, ये हफ्ता गुजार गए वहाँ। मैं तब इनसे वाकई फिर मैं सोचना शुरू कर दूंगा इस्तीफे का। वैसे अगर ये हफ्ता गुजार गए, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तब भी इस्तीफ़ा नहीं देना, उन्होंने ख़ुद इतने ज़्यादा माह गुजार दिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। पाकिस्तान में अगर रवायती तौर पे देखा जाए तो रेजिग्नेशन ज़्यादातर देखने को नहीं मिलते, लेकिन क्या ऑपोजिशन PDM इस तरह का लॉन्ग मार्च कर पाएगी, इस तरह का धरना दे पाएगी? और जो कुछ 2014 में खोया, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई नेट बेनिफिट नहीं हुआ 2014 के धरने के नतीजे में, इस बार भी पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, उस पर बात करेंगे शराजी साहब के साथ इस वक्फे के बाद। स्टे विद अस। दो रहा है, अपोजिशन पार्टीज इस्तीफ़ा लेते हुए शायद खुद इस्तीफ़ा ना दे दें। शराजी साहब किस तरह देखते हैं जनाब, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जनवरी की डेडलाइन को फरवरी कर दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कोई डेडलाइन दी ही नहीं, और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जी अगर हफ्ते के लिए बैठ जाएँ तो शायद मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ। याद रहे सर, ये 22 करोड़ का कि अवाम का मुल्क है, जिधर मसाइल इतने संजीदा हैं, उनका ताल्लुक गुरबत से है, इंतहा पसंदी से है, सर वट एवर यू नेम सर आपको मिल जाएगा, मेल न्यूट्रिशन से है, एनर्जी से है, मईशत से है। लेकिन बातें वही 2-4 बयानात के मुतालिक हैं कि जी कोई लोग ताबेदार हैं, कोई लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, हम इस्तीफ़े चाहते हैं, शायद हम इस्तीफ़े दे भी दें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्या कहते हैं सर? तो भाई हम तो खैर पहले इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि ख़ुद अपोजिशन के रैंक्स के अंदर बड़ी कन्फ्यूजन है, उनकी स्ट्रेटजी के अंदर बड़े फ्लॉज हैं कि 13 दिसंबर को आखिरी जलसा करने के बाद अब फरवरी की बातें कर रहे हैं, और वो भी पता नहीं है कि क्या करने जा रहे हैं। बीच में इस्तीफ़ों का जिक्र आया, फिर वो भी गायब हो गया। लेकिन लगता ये है कि खान साहब ने भी एक बड़ी लूज़ बाल गोया कि उनके जो डूबता हुआ कश्ती थी ना, उसको तिनके का सहारा दिया। ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना कल की, कि अगर वो एक हफ्ता बैठ गए यहाँ पे तो वो इस्तीफ़ा देने पे गौर करेंगे। ठीक, खुद फरमाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि इस 11 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद को कहीं बाहर से मदद मिल रही है। अब जब बैरूनी मदद मिल रही है और किसी बैरूनी एजेंडे पे हैं तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी होगी। फिर ठीक इस है। मुल्क के अंदर असद बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और किराए के मुजाहिरीन भी आपको मिल जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि खान साहब को इस तरह की लूज़ बॉलें नहीं करानी चाहिए जिसके ऊपर छक्का ना पड़ जाए। तो ये भी हो सकता है कि अपोजिशन किराए के मुजाहिरीन लेके आके हफ्ता क्या 2 हफ्ता बैठ जाए, तो फिर मामलात बड़े ख़राब हो जाएंगे। लेकिन शराजी साहब आप देखेंगे, आपने क्या बात कर दी, आप तो कह रहे हैं कि ये मूवमेंट मुस्तनद ही नहीं है, आपने कहा ये तो किराए के मुजाहिरीन हैं। साथ कह रहा हूँ ना, अगर मैं खान साहब की बात को सच मानूं कि इनके पीछे कोई गैर मुल्की हाथ है, वो गैर मुल्की हाथ है तो वो सपोर्ट भी तो करेगा ना। नहीं, लेकिन हम ये बात इस बात पर तो मुत्तफिक हो सकते हैं कि जो लोग आए वो किराए के मुजाहिरीन तो नहीं थे सर, वो इन सियासी जमातों के बड़े चार्ज वर्कर्स थे। अब क्या उनको आना चाहिए था कोरोना वायरस में और बाकी? बिल्कुल वो बात अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक होप दे दिया ना अपोजिशन को जी। आपने हफ्ते का वक्त दिया है और हफ्ते तक उन्होंने आके यहाँ पे रुकना है
और उसके बाद फिर आपसे कहना है कि जी आपके अपने स्टेटमेंट थे, अब आप क्या कहते हैं। सर बट इन्होंने फिर भी इस्तीफा नहीं देना। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि अगर ऑपोजिशन इस बात से होपफुल हो गई है, उम्मीदवार हो गई है कि वजीर आजम ने कहा कि अगर हफ्ते के लिए बैठ जाएं तो हमें हफ्ते के लिए बैठ जाना चाहिए, इन्होंने तो फिर भी नहीं जाना सर। नहीं जाना मियां नवाज शरीफ साहब तो 2-4 माह बाद नहीं गए, तो इनका भी कोई खास उस तरह का इशू नहीं लगता। सर एलिफेंट मेरा नहीं ख्याल, और इस तरह देना भी नहीं चाहिए, इस तरह की रिवायत कायम। शिराजी साहब, एलिफेंट इन द रूम पर अगर जरा बात करें, जो एक मेन चीज़ अक्सर वजीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में कही जा रही है, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी जो गुजरांवाला जलसा में कहा कि जी ये कठपुतली हुकूमत है। बिलावल भुट्टो साहब ने तो बुजदार साहब के बारे में कहा कि ये कठपुतली के कठपुतली हैं। तो ये वही वाली बात सर, इतनी ज़्यादा संजीदा बयानात पर हम ये पूरा का पूरा शो कर लेते हैं। उम्मीद है कि अगले सेगमेंट में हम कुछ पॉलिसी भी डिस्कस करेंगे, एक्चुअल इश्यूज डिस्कस करेंगे। ज़रा सुन लेते हैं एक सेकंड के लिए जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बयानिए के मुतालिक कहा। पाकिस्तान की फौज एक गवर्नमेंट का एक इदारा है, वो मेरे नीचे है। पाकिस्तान की फौज मेरे ऊपर नहीं बैठी हुई, मेरी नीचे है। मैं एक पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं जी, और ये कहना कि मेरा एक नीचे इदारा मुझे गिरा दे, ये कोई, मुझे ये बताए कोई किसी दुनिया की डेमोक्रेसी में ये सुना है? सर अब चलें, वजीर आजम साहब की बात तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से भुट्टो साहब भी यही समझते थे और सिकंदर मिर्ज़ा साहब भी यही समझते थे और जुनेजो साहब भी यही समझते थे। बल्कि कुछ लोगों को तो आर्मी चीफ की क्या, वो तो सदर के ज़रिए ही, चाहे लगारी साहब हों, गुलाम इसाक खान साहब हों, वज़ीर आज़म साहब घर चले जाते थे। बट हिस्टोरिकल एमनीजिया असाइड शिराजी साहब, ये बात अब शुरू और ख़त्म होती है कि जी ये एक अनरिप्रेजेंटेटिव हुकूमत है, मुक़्तदर क़ुव्वतें उसके पीछे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब फिर नाम भी लेते हैं सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स के, आर्मी चीफ के, DGISI के, जबकि PTI का कहना है कि जी ये सिर्फ और सिर्फ बैरून कुव्वतों के इशारों पर चल रहे हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? नहीं, मुझे इस बात की असल समझ नहीं आती कि अगर आप इंटरनल या एक्सटर्नल पॉलिसीज़ के ऊपर कोई इदारा हुकूमत के साथ खड़ा हो, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो इदारा जो है वो कहीं लीड कर रहा है और एग्जीक्यूटिव जो है वो कहीं पीछे खड़ा है। मैं समझता हूँ कि ये अब बातें ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर कोई इस तरह का कोई इशू है भी सही, तो मेरा ख्याल में इसका इजहार खुद उन इदारों की जानिब से होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर की जानिब से होना चाहिए। आप ये कौन है कहने वाले कि शायद ये उनकी नौकरी कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि ऐसा है। अगर पहली बार मुल्क के अंदर सिविलियन और फौजी क़यादत, वो कश्मीर का मामला हो या वो फॉरेन पॉलिसी के और मामलात हों या इंटरनली वो कोरोना पेंडेमिक हो या कोई और मामलात हों, उनके ऊपर अगर वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ पॉलिसीज़ को लेके चल रहे हैं, तो आप ये कहें कि जी आप बड़े ताबेदार हैं, आप तो उनके लाए हुए हैं। हरगिज़ ऐसा नहीं है। अगर ये उनके लाए हों तो आप माजी को क्यों भूल जाते हैं? IGI को खुद नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद किसने बनाया था, आपको नहीं याद? असलम बेग साहब। उन्हें भूल गया होगा, तो लोगों को तो याद है, तारीख में लिखा है आज भी किसने बनाया था, कहाँ से रकूम निकाली गई थी, कैसे तकसीम हुई मेहरान थी, बैंक से कैसे लोगों को इकट्ठा किया गया था, कैसे इलेक्शन को मैनेज किया गया था। खुद जुनेजो दौर की बात करें, जुनेजो साहब को ज़ियाउल हक साहब ने घर भेजा, उसके बाद आप उनकी कैबिनेट में थे, तो आप तो जाके तो ज़ियाउल हक साहब के साथ आपने हाथ मिला लिया, आप दोबारा इक़्तिदार में आ गए। सर मियां साहब तो ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि जुनेजो साहब मेरे लीडर कभी नहीं थे और मेरी एक खास हमदर्दी है ज़िया साहब के लिए, सुहेल वड़ाइद साहब की किताब में। लेकिन बात वही है शिराजी साहब, ये ज़िया साहब को जमहूरी को लीडर तो नहीं थे ना, वो भी तो डिक्टेटर थे। शिराजी साहब PMLN सेज कि जी ठीक है, हो गया, गलती हो गई, अब लेट्स मूव ऑन। अगर ये एहसन इकबाल साहब का कहना है कि अगर हम पहले अंधेरे में थे तो रोशनी में आ गए, अब हमें रोशनी में आने दें। आप बार बार माजी के तल्ख तजर्बे क्यों हमारे सामने रखते हैं सर? ये रोशनी का रास्ता, ये राह रास्त जो है उनको हमेशा अपोजिशन में क्यों नज़र आती है? जहाँ जलावतनी में नज़र आती है उनको, या जब वो इक़्तिदार में नहीं होते तब नज़र आती है? मैं समझता हूँ कि उस वक्त नज़र आनी चाहिए कि जब इक़्तिदार में आप हों। इक़्तिदार में होते हुए तो आप पॉलिटिकल फोर्सेस को अपने आप से दूर कर देते हैं। नहीं, बट वो जब बात लोग आपसे मिलना चाहते हैं तो आप दौरान कैंसिल कर देते हैं। कर लें सर। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि असगर खान केस में उसको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ साहब को मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए।
उन्होंने तो कहा था कि जो हम कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से वो भी नहीं हमें करना चाहिए, लेकिन जब इक्तदार में आए तो असगर खान केस खत्म हो गया। नहीं, मुझे ये बताएं कि असगर खान का फैसला किस दौर में आया था? माशाल्लाह वो को जिस वक्त अपने आप को खुमैनी सानी कहते हैं और लंदन में बैठे हुए हैं, उनके दौर में आया था ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने एंड पे काम कर दिया था। शिराजी साहब 2012 में आया था असगर खान केस का फैसला। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो दौर किसका दौर था? उसके बाद जो दौर आया है 2013 में, वो नवाज शरीफ साहब का आया है। नहीं तो वो अपने आप को तो नहीं इन्वेस्टिगेट करेंगे, उन सब के नाम है उसमें तो रकमें चलो अपने आप को तो ना करते, बट जहां से शुरुआत गलती की हुई थी उनको तो कर लेते। उस दौर में उस वक्त के जो इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान थे या बाकी लोग, किसी कैफे स्टेटमेंट तक रिकॉर्ड नहीं कर सका। वो शिराजी साहब, you're right, मैं मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल करने गए थे, क्या हसरत उस ट्रायल का हुआ, अपने हाथों से उनको बाहर भिजवा दिया। सर आप सही कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक मुल्क जहां इस तरह अदम इस्तेहकाम है, ये एक बहुत खुश आइन बात है कि आपकी मुंतखब हुकूमत और तमाम कुव्वतें जो ये बार बार सेम पेज की बात करते हैं उसी सफ़े पे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने देखा माजी में कि जब सेम पेज पे नहीं होती थी तो कितनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती थी, और आपने इतने बड़े बड़े पॉलिसीज़ की बात की, आपने पॉलिसी डायरेक्शंस की बात की, कोरोना वायरस के मुतालिक, कश्मीर के मुतालिक, इंटरनल सिक्योरिटी के मुतालिक, और तमाम अदारे आर ऑन द सेम पेज। दिस इज़ अ ग्रेट थिंग। लेकिन उसी वजह से उसी स्ट्रेंथ का फ़ायदा उठाते हुए अब जिस तरह असगर खान केस है उसमें मियाँ साहब का नाम है, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का नाम है, आज असद दुरानी साहब किताबें लिख रहे हैं, स्पाई नॉवेल्स लिख रहे हैं असद दुरानी साहब। असलम बेग साहब को भी कुछ भी नहीं हुआ। इट्स अ डेक्लेरेशन ऑफ लॉ, PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 1 कि जो बेग साहब ने किया, जो असद दुरानी साहब ने किया, जो गुलाम इसहाक खान मरहूम साहब ने किया, गलत था। एंड द प्रोसीडिंग्स, वो द व्हील्स ऑफ द स्टेट शुड बी मूव्ड अगेंस्ट दम। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ सर। अब ये हुकूमत कर सकती है, क्यों नहीं कर रही? नहीं, मेरा ख्याल में करना ज़रूर चाहिए। हम तो उस वक्त भी इस बात को अप्रिशिएट किया गया था जब मियां नवाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि वो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी जो है वो गद्दारी के मुकदमे को आगे लेके चलें, और अगर लेके चले भी गए तो मैं समझता हूँ कि चीज़ों को एड्रेस करना, इस पर ना तो किसी इदारे को एतराज़ होना चाहिए और ना ही इस मामले पर जो है वो सियासतदानों को किसी मसलत का शिकार होना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर हकीकी जमहूरियत आए, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट हो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसके तकाजे हैं कि फिर आपको कड़वी गोलियां निगलनी पड़ती हैं। और खान साहब को भी चाहिए, वो भी तो बार बार ये कहते हैं ना कि उनकी 22 साल की स्ट्रगल है इस मुल्क के अंदर। वो भी चाहते हैं कि जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी हुकूमत और उन्हीं का इख्तियार उन्हीं के पास होना चाहिए, और नीचे जो इदारे हैं वो उनकी इंस्ट्रक्शंस को, उनकी पॉलिसी गाइडलाइंस को फॉलो करें। तो मैं समझता हूँ कि इस मामले के ऊपर तो फिर इनको भी कंप्रोमाइज़ नहीं दिखाना चाहिए। बिल्कुल, अगर अपोजिशन और तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफिक होती हैं कि माजी में कुछ तरह के इकदाम हुए हैं जिनको लेके कुछ लोग अब भी मौजूद है कि जिनको ज़रूर पूछा जा सकता है या पनिश किया जा सकता है, तो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन और खुद जब फौज भी ये कहती है कि उनके अंदर भी एक बहरहाल इंटरनल एक अकाउंटेबिलिटी का, लेकिन इंसाफ का निज़ाम है आपकी बात से। लेकिन मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब 1990 में IJI से, मेहरान बैंक के ज़रिए असद दुरानी की तरफ से इस तरह के फ़ंड्स वसूल करते थे, और उन्हीं फ़ंड्स की बुनियाद पर पहली बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए कि उनको आज सिविलियन सुप्रेमेसी की बात नहीं करनी चाहिए। आई थिंक दैट वाज योर ओरिजिनल पॉइंट, यही था। नहीं, इनफैक्ट करें ज़रूर, लेकिन पूरी बात करें ना। मैं असद ये कहता हूँ कि आप अपने कंडक्ट के ऊपर भी तो माफ़ी मांगे ना यार। आप इस वक्त जो है जमहूरियत के चैंपियन बन के सामने खड़े हो गए हैं, और माजी का आपका जो कंडक्ट है, आप 3 बार जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और 2013 से 18 तक जो आपका अपना कंडक्ट रहा है, गोया कि जब भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किसी मामले पे कोई बात हुई है तो आपने परवेज रशीद साहब को घर भेज दिया, आपने जायद हामिद को घर भेज दिया, आपने बाकियों को घर भेज दिया। राव तहसीन साहब को घर भेज दिया, तारिक फातिमी साहब को घर भेज दिया, तारिक फातिमी साहब को घर भेज दिया, मुशाहिदुल्लाह साहब को घर भेज दिया, मुशाहिदुल्लाह को आपने घर भेज दिया। तो इसका मतलब यह है कि आप उस इदारे को फिर सुन भी रहे थे और उनकी बातों को आप दुरुस्त भी मान रहे थे, और अपने जितने करीब के लोग हैं उनके कंडक्ट को आप गैर जिम्मेदाराना भी तस्वीर नहीं। लेकिन ये आप बहुत नजरियाती जाविये से नहीं देख रहे शिराजी साहब? क्या ऐसा नहीं है कि मियाँ साहब की असल में जो सियासी बसीरत है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, और वो ये जानते हैं कि अगर मैं जुनेजो साहब को घर भेज सकता हूँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब में मैं वो मेमो गेट की कार्रवाई कर सकता हूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ 2 बार उनको डिस्टेबलाइज कर सकता हूँ, 4 सिविलियन प्राइम मिनिस्टर्स,
तो जो पांचवें वजीर आजम हैं, जब मौका है तो मैं एक बार फिर कर लूँगा, और ऑपोजिशन में मैं कर सकता हूँ कि जी ये मुक़्तदिर क़ुव्वतें ये कठपुतली हुकूमत चला रही हैं। मुझे तो सर दिस साउंड्स लाइक ये गुड पॉलिटिकल इंसाइट। अच्छा, अब सियासी बसीरत, अगर ये इस जुमले में से ये लफ्ज़ निकाल दें तो बाकी से मैं सारा इत्तेफाक करता हूँ आपकी। चलें ये जनाब, बुनियादी तौर पे सियासी बसीरत की बुनियाद पे हरगिज़ ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा। उनका जो अपना एक ज़ाती गुस्सा है और वो जो कि मुझे क्यों निकाला, ये उस बुनियादी तौर पे वो है। अगर आज भी वो सिस्टम का हिस्सा होते तो ये सिस्टम इसी तरह चलता रहता और किसी इदारे के किसी किरदार के ऊपर कोई सवाल न उठता। मैं आपको यकीन से कहता हूँ, और कल भी अगर ये पार्टी इक़्तिदार में आ जाए तो इसी तरह होगा। निज़ाम के अंदर आपको कोई बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नज़र नहीं आएंगी। वरना अगर ये सियासी बसीरत होती, सियासी बसीरत तो ये कहती थी कि आप नैब के कवानीन को दुरुस्त कर दें, पीपल्स पार्टी कह रही थी। सियासी बसीरत ये तकाजा कर रही थी कि आप 62-63 को आइन से निकाल दें, आपने नहीं निकाला। तो सियासी बसीरत उस वक्त जागती है कि जब अपोजिशन में आप होते हैं या इक़्तिदार से बाहर होते हैं, उसके बाद वो सो जाती है। यार मैं इसे कम से कम असद में इस मामले पे इत्तेफाक नहीं कर सकता। चलें सर, अगर एक आदमी मुझे क्यों निकाला कह रहा है तो शायद ये भी सोचना चाहिए कि उन्होंने खुद 4 वज़राए आज़म को आखिरकार क्यों निकाला। शराजी साहब की इस हद तक बात बिल्कुल ठीक है। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे हम पेट्रोलियम एक्सपर्ट डॉक्टर फाजिल इलियास साहब के साथ, जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से इसी बहरान के मुतालिक। अभी गुज़िश्ता दिनों ना सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज़ ने भरपूर तनकीद की है हुकूमत वक्त पर कि एक बार फिर तेल का बहरान देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी नदीम बाबर साहब जो कि एडवाइज़र हैं और दूसरी जानिब साबिक वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनका भी आपस में एक काफ़ी हीटेड एक डिबेट सुनने को मिली। डॉक्टर फाजिल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा जनाब, थैंक यू फॉर योर टाइम, कि ये बहरान है क्या सर, और इसके असरात क्या हैं और हल क्या हैं? देखिए बहरान तो आपको पता ही है कि जून में जो यानी शॉर्टेज हुई थी पेट्रोल की, उसका बहरान ओरिजिनेट हुआ था मार्च 25 में, जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की तरफ से एम्बार्गो लगाया गया था ऑन एनी इंपोर्ट ऑफ पेट्रोल और डीजल एंड आल्सो नो क्रूड फॉर द रिफाइनरीज। उसका यानी जो असर है वो पहले से शुरू हुआ था, लेकिन मार्च 25 को सिचुएशन ऐसी हो गई हुई थी कि मोस्ट ऑफ द रिफाइनरीज वर आइदर क्लोज्ड और क्लोजिंग डाउन, एंड ठीक है, जो स्टोरेजेस हैं वो भर चुकी थी अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। तो उस वजह से उन्होंने ये मुनासिब समझा कि जी इसको अभी बैन कर देते हैं यानी फर्दर इंपोर्ट्स। लेकिन हार्डली एक फोर्टनाइट के बाद वो डिसीजन उनको वापस लेनी पड़ी। लेकिन जब वो डिसीजन वापस लेते हैं आप, तो इमीडिएटली जो आपकी सप्लाईज इंश्योर हुई होती हैं वो वापस रिस्टोर तो नहीं होती। तो as I had pointed out in my earlier report on the crisis in July, so this is what triggered it. तो बहरान की डेफिनेशन तो ये थी, लेकिन as far as the inquiry commission report is concerned, उसने बहुत सारे पहलू आपको पॉइंट आउट किए हैं और उन पे अगर आप बात करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आप जो इनफैक्ट उस कमीशन की रिपोर्ट में तो बराह रास्त कहीं ना कहीं वजारत को और फिर ओगरा को जिम्मेदार करार दिया गया, और ओगरा के बारे में तो कहा गया है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इसको तहलील ही कर दें। ये इदारा तो एक तरह से सफ़ेद हाथी है। आप इसमें मेंबर ऑयल रहे हैं सर, आप जो वजूहात बता रहे हैं वो कमीशन की नज़रों से कैसे ओझल हो गए? आप कह रहे हैं कि जी मुसलसल जो कीमतें नीचे गिरी हैं ये भी एक वजह है, फिर आप फरमा रहे हैं कि जो नॉन अपलिफ्टमेंट ऑफ द फर्नेस ऑयल फ्राम लोकल रिफाइनरीज, और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि जो बुनियादी तौर पे जो ऑयल ऑफशोर आया वो भी था हमारी पानियों में, उसको एक तरह से बंदरगाह तक आने में ताख़ीर की गई और डेलिब्रेट थी। तो ये वो बड़ी अहम अगर वजूहात हैं तो कमीशन के नज़रों से कैसे ओझल हो गई सर? नहीं, ये तो कमीशन से पूछे ना। मैंने तो आपको जो फैक्ट्स मेरे सामने हैं वो आपको बताए हैं, विच यू आर कोटिंग फ्रॉम माय प्रेस रिलीज विच केम आउट डे बिफोर यस्टरडे, और जो आप
जहां से कोट कर रहे हैं। बेसिकली एक और पहलू है जिसको हर एक ने इग्नोर किया है, और वो पहलू ये है कि जिस वक्त क्राइसिस आया है उस वक्त लॉकडाउन आपका उरूज पर था कोविड-19 की वजह से, और लॉकडाउन की वजह से कराची से प्रोडक्ट की मूवमेंट हो ही नहीं पा रही थी। और आपको पता है कि पेट्रोल इज ट्रांसपोर्टेड ओनली बाय टैंक लॉरीज टिल नाउ। 2017 में पेप्को व्हाइट ऑयल पाइपलाइन को डुअलाइजेशन करने का, यानी उसमें से पेट्रोल पंप करने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। वो अभी तक डोरड्रम्स में है, अभी तक उसको यानी तकमील तक पहुंचाया नहीं जा सका। मेरे नज़दीक, इन माय ओपिनियन, अगर वो डुअलाइजेशन हो चुकी होती, उसमें ताखीर ना हुई होती, तो एटलीस्ट द प्रोडक्ट would have been able to move up country to supply the depots जो ड्राई आउट हो रहे थे। That did not happen. लेकिन स्टोरेज का इशू नहीं है हमारा डॉक्टर साहब। अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि पड़ोस में हिंदुस्तान के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी कि जो लोअर प्राइसेस हुई हैं वर्ल्ड मार्केट के अंदर, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया गया है। पाकिस्तान के अंदर इस एरिया को एड्रेस नहीं किया गया। तो आपको लगता नहीं कि जहां हुकूमत वहीं पे ओगरा भी जिम्मेदार है कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी उतनी कम है कि हम इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा भी नहीं उठा सके? और मैं डॉक्टर साहब अगर इसके साथ एक मुख्तसर सा सवाल शामिल कर दूं, जो रिपोर्ट में हुकूमत की जो अपनी रिपोर्ट है जिसने ये सारी तहकीक की FIA के कई मेंबरान को कोऑप्ट किया कि ओगरा पूरी तौर पर नाकाम हो गई है, उस हवाले से भी क्या कहते हैं जनाब? देखें, मेरे नज़दीक इस रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशंस आखिर में आई हैं कि इसकी गलती ये थी, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, सॉरी टू से दोज आर यानी स्टेप्स which need to be well thought out, not like this कि जी आप ओगरा को तहलील कर दें। All of the stakeholders which have been mentioned in the report, they have been playing a role and they have a role to play in supplying product to the market. आप systems improvement की बात करें, आप यानी without the role of all these stakeholders आप market को नहीं संभाल पाएंगे। आप इसको जो ओगरा का रोल है, दैट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड रोल एज अ रेगुलेटर। अगर कोई सिस्टम में यानी खामी या कमी रह गई है तो सिस्टम्स अप्रोच लेना। आप हर एक को जो एक यानी रिकमेंडेशन में कि जी आप यानी प्यूनिटिव मेजर्स लें, उससे जो इन्वेस्टर जो पोटेंशियल है उसको क्या आप मैसेज दे रहे हैं? नॉट ओनली इन द डाउनस्ट्रीम ऑयल सेक्टर बट ऑल्सो इन द अदर सेक्टर्स। इन्वेस्टर तो ये सोचेगा ना कि जी ये यहाँ पे मैं इन्वेस्ट करने अगर आऊँगा तो इस तरह की चीज़ों में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो आई थिंक इट इज़ वेरी वाइज डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक कमिटी बनाई है, लेट द कमिटी look at those things which have not been covered properly in this report and based on that determine करें जी कि एक्शन क्या लेना है और क्या नहीं लेना। लेकिन डॉक्टर साहब आप मेंबर ओगरा रहे हैं, मुझे ये बताएं सादा ज़बान में, अगर आप यहाँ पे कल्प्रिट तलाश करें तो मुझे 1 2 3 बता दें कि प्राइमरीली कौन रिस्पॉन्सिबल है इस सारे मामले का, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, वो तो इंक्वायरी कमीशन ने आपको चीज़ें बता दी। आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट दैट। मैं सिंपली ये कह रहा हूँ कि वो आपने भी रिपोर्ट पढ़ ली है, मैंने भी रिपोर्ट पढ़ ली है, लेकिन ये हल नहीं है। आपका हल ये सिस्टम्स को बेहतर करना है, बेटर मॉनिटरिंग। देखें, आई वाज देयर इन जनवरी 2015 ऑल्सो। उस वक्त भी पेट्रोल का बहरान आया था। उस वक्त हमने बैठ के एक मोडस ऑपरेंडाई डिफाइन किया था। आई वाज यानी पार्ट ऑफ द टीम विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम जिन्होंने क्राइसिस को हैंडल करने में रोल प्ले किया था। और उसके बाद हमने जो एक रोड मैप बनाया था उस पे अमल नहीं हो सका। उसके बाद ठीक सर, आप कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स को बेहतर किया जाए, और अगर इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशंस हैं तो वो भी काबिल तवज्जो हैं, मज़ीद सोच देनी चाहिए। डॉक्टर इलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में शामिल होने का, हमें अपना वक्त देने का। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद डिस्कशन जारी रहेगी। स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू दो राय। 2020 के पहले 2-4 माह में चीनी का एक बहुत बड़ा बहरान सामने आया और उसमें फिर एक तारीखी इंक्वायरी का भी आगाज़ किया गया, जिसमें वाजिद ज़िया साहब, वही FIA के DG जो कि पैनामा पेपर्स केस में भी लीड इन्वेस्टिगेटर थे, सारा इशू उनके सपोर्ट किया और इंक्वायरी रिपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव थी। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शायद ये बात तो करते हैं कि उनके अपनी ज़ाती मुदाखलत के नतीजे में शुगर और चीनी की कीमतें कम तो हुई, लेकिन क्या जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, जो कीमतों के हवाले से, कार्टेलाइजेशन के हवाले से, जो 2-4 बहुत बड़े प्लेयर सारी मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकते थे, उसके हवाले से क्या कोई फ़र्क आया? चीनी की कीमतों पर कोई फ़र्क आया? उस पर उस तरह की वर्किंग नहीं हुई। वही इशू पेट्रोल के बहरान के हवाले से, वही इशू आटे के बहरान के हवाले से। पेट्रोल के बहरान में भी एक तारीखी रिपोर्ट तो आई और तारीफ़ हुई वज़ीर आज़म की कि ये सब का सब पब्लिक स्फेयर में आया, लेकिन क्या इस पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएंगे, संजीदा इस्लाहात किए जाएंगे? शराजी साहब किस तरह देखते हैं सर? हाल में हम इस बात को तो ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं कि इस दौर हुकूमत में ये ज़रूर होता है कि कोई भी जब इस तरह का इशू आता है उसको ज़रूर इन्वेस्टिगेट किया जाता है और माजी के बरक्स वो रिपोर्ट्स मंजर आम पे भी आ जाती हैं। जैसे आपने कहा कि वो चीनी बहरान की रिपोर्ट हो, मंजर आम पे आई, आटा बहरान के हवाले से रिपोर्ट हो, मंजर आम पे आई, और अब जो जून 2019 में, अभी 20 में बल्कि ये जो अब आया बहरान एक तरह से ऑयल का, इसके ऊपर भी रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई, जिसके अंदर ज़िम्मेदारों का भी बड़ी तफसील के साथ तयन कर दिया गया है। लेकिन असद बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि खान साहब इनिशिएटिव लेने की हद तक तो बिल्कुल लेते हैं, लेकिन उसके बाद चीज़ों को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के मामले में फिर लगता है कि मसलियत का शिकार हो जाते हैं। शुगर के मामले में भी ऐसा हुआ, कहाँ 68 रुपये से वो 120 पे चली गई, अगरचे अब आप कह रहे हैं कि 75, 78 पे, 80 पे आ गई है, लेकिन बीच में जो अरबों रुपए का डाका लोगों की जेबों पे डाला गया यार, वो लोग तभी तक इधर ही हैं ना। बिल्कुल। उनके साथ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो तनकीद बड़ी जायज़ है, वो अपोजिशन की हो या आवाम की हो, कि भाईजान एक्सपोज करना तो काफ़ी नहीं है, उन लोगों को बिहाइंड द बार भी करें। आटे के मामले में भी जिन्होंने यहाँ से उठा के अफगानिस्तान भेजा या यहाँ पे होर्डिंग की, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की और कीमतें जो है वो कहाँ 850 रुपये से 1500 रुपये पर लेके चले गए, उन लोगों को भी पकड़े। क्यों नहीं पकड़ते आप? इसी तरह आप ऑयल के मामले में भी अब देखा जाए असद, तो ऑयल के मामले में तो नदीम बाबर साहब का जो रोल है वो एडवाइजरी का है, और जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि एडवाइजर्स का काम तो सिर्फ आपको मशवरा देना है, बाकी काम आपने करने हैं। तो देखा जाए तो प्राइमरीली फिर प्राइम मिनिस्टर ही जो है वो इस वजारत के इंचार्ज मिनिस्टर हैं। तो नदीम बाबर साहब ने अगर ये मशवरा दिया था कि फ़िलहाल ऑयल की इम्पोर्ट बंद कर दी जाए क्योंकि मुल्क के अंदर कंजम्पशन बड़ी नीचे चली गई है, ज़रूरत ही नहीं है, और उसके बाद जब दोबारा पाकिस्तान खुला लॉकडाउन जैसे भी पार्शल था और उसके बाद कंजम्पशन बढ़ी है, तो हमारे पास ऑयल था नहीं, और हालात ये थे कि दुनिया में जो है वो ऑयल सस्ता बिक रहा था और पाकिस्तान के अंदर कीमतें फिर कहाँ खड़ी थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये 2 अरब का, 2.5 अरब का, 4 अरब का डाका लोगों की जेबों पर डाला गया है, तो जिस शख्स का ये गलत मशवरा था, अब इस रिपोर्ट ने तो उसको बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया है। ओगरा के रोल के बारे में बता दिया गया है कि किस तरह लोगों को गैर कानूनी तौर पे लाइसेंस दिए गए, और इस वक्त लोग बैठे हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि ये वो लोग हैं कि जो सारे प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो मैं नहीं समझता कि अब इस मामले के ऊपर किसी मसलियत का आपको शिकार होना चाहिए। रिपोर्ट आ गई है, जिम्मेदारों का तयन हो गया है, उसके बाद इनके खिलाफ केसेस बनाएं और कहें अदालतों को कि इनको सज़ा दें। रादर ये है कि इसके ऊपर फिर एक और कमेटी बन जाए, वो एक कमेटी कुछ और रिकमेंडेशंस लेके आए और मामला फिर वहीं पे खड़ा हो के बहरान भी आया, लोगों की जेबों पे अरबों रुपए का डाका भी पड़ गया, और डाका पड़ने के बाद डाको भी मौजूद अपनी जगह पे हैं और डाके भी पड़ रहे हैं मुसलसल। और अब देखा जाए तो चीनी बहरहाल 80 रुपए पे चली गई ना, 68 से नीचे तो नहीं आई। बीच में एक फेज था जिसमें अरबों रुपए कमाया गया, फिर दोबारा भी महंगी है। नहीं, लेकिन फॉर्मूला वही है जनाब, फॉर्मूला वही है। चाहे जो भी महकमा हो, जो भी इंडस्ट्री हो, आप एक ऐसे आदमी को तकर्रर करते हैं जिसका वाजे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात की जो मफादात का जो टकराव है वो सबके सामने होता है। उसके बाद फिर चाहे आप एक्सपोर्ट देख लें, इंपोर्ट देख लें,
उसी तरह का फिर एक कन्फ्लिक्टेड किस्म का फैसला होता है और उस फैसले के नतीजे में जो उसी इंडस्ट्री को कॉर्नर करने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, बेतहाशा उनका मुनाफा होता है, अवाम आपकी सफ़र करती है। उसके बाद फिर एक कॉम्प्रहेंसिव इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आती है। हुकूमत वक्त कहती है कि हमने तारीखी काम किया, कि हमने आपको बताया कि ये सब कुछ कैसे हुआ, ये चोरी कैसे हुई, लेकिन वही लोग फिर सर दंदनाते हुए आज़ाद फिर रहे हैं, इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं और उनका बिजनेस है वो बहुत अच्छी तरह चल रहा है। कहना बस यही चाह रहा हूँ शराजी साहब कि जब बात करते हैं कि जी मईशत हमारी इतनी कमज़ोर है, वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो मार्केट क़ुव्वतें हैं वो पूरी तौर पर मुक़्तदिर हैं। अब यही हुकूमत कहती है कि ये भी हमारी तारीफ बनती है कि 11 साल बाद हमने कंपटीशन कमीशन को बहाल किया है, अदालत में हम लड़े हैं और उसको अब आखिरकार आइनी करार दे दिया गया है। उसके 2010 के कानून को भी आइनी करार दे दिया गया है। लेकिन अब आप क्या उसको टेक फॉरवर्ड करेंगे? जो कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट्स हैं उस पर अमल दरामद करेंगे? जो स्पेशल इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं चीनी के हवाले से, आटे के हवाले से, तेल के हवाले से, क्या उस हद तक अमल करेंगे जिस तरह शराजी साहब ने खुद फरमाया कि कुछ लोग बिहाइंड द बार्स जाएंगे और आप फिर इंडस्ट्रीज़ को रिफॉर्म कर सकेंगे? वो शराजी साहब शायद नामुमकिन हो जब तक वही लोग पॉलिसी सेट करेंगे। हाँ, बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि वही लोग पॉलिसी मेकिंग में भी हैं, वही लोग बेनिफिशरी हैं, वही लोग उन कार्टल्स का भी हिस्सा हैं। तो जाहिर सी बात है जी, आप जब तक रुथलेस नहीं होंगे इस मामले पे और अगर आप समझते हैं कि आपने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर चीज़ें करनी हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है आपको बड़े बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। और अगर आपने इदारों को रिफॉर्म कर दिया है, जो उनको आपने थोड़ा सा इनकरेज कर दिया कि आप खुल के काम करें, तो फिर उनकी तरफ से जब रिकमेंडेशंस आती हैं तो उनको उसके ऊपर अमल दरामद भी तो होना चाहिए ना। अगर वो नहीं होगा तो फिर तो मेरे ख्याल में इस तरह की एक्सरसाइज से होगा क्या कि आपका अपना जो पॉलिटिकल एक तरह से जो ग्राफ है वो नीचे जाता रहेगा, क्योंकि आप अगरचे लोगों को एक्सपोज करते हैं, उसमें से कुछ लोग शायद आपके करीबी भी होते हैं और आगे चल के उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता, तो फिर इसका बेनिफिट आपको नहीं किसी और को मिलेगा और आप जाहिर सी बात है आपके खिलाफ ये चीज़ें जाएंगे। तो खान साहब इस बात को जरूर इस सब में सर यही बात साबित हुई है कि जब आप किसी एक सरमायादार को उसी शोबे के इंचार्ज बना देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फ़ायदा पहुंचाता है और उसका कोई कानून से ताल्लुक़ नहीं होता। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए। अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।